Hello. Thanks, Dr. Yujvendra Singh. Respected dais, dear student, non-teaching staff, as the topic of today's talk is career opportunities after UG. तो हम जो है स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं वो यूजी के हैं और आई होप दैट पीजी के होंगे, है ना। तो बच्चे डिस्कस करते रहते हैं कि भाई जो है यूजी करने के बाद में क्या करें। कुछ चीज़ें उन्हें पता होती है, कुछ पता नहीं होती, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो कर सकते थे लेकिन पता ना होने की वजह से नहीं कर पाते, है ना। तो आई विल ट्राई माई बेस्ट हियर टू फोकस नियरली ऑल द अपॉर्चुनिटीज व्हाट दे हैव in coming future. So this is the graph of, मैं फिजिक्स का हूँ तो फिजिक्स में जनरली ग्राफ खींचते हैं आप लोग, है ना। स्टेटिस्टिक्स के भी बच्चे होंगे, उसमें भी एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है, बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोबेबिलिस्टिक ग्राफ होता है ना। तो अगर आप इस ग्राफ को देख रहे हैं तो ये जो है आपका, इसमें वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और इसमें अगर आप देख रहे हैं तो ये जो एक्स एक्सिस है इस पर एज है आपकी, एज जो है दैट इज ऑन एक्स एक्सिस, और अपॉर्चुनिटी जो है वो है कौन सी एक्सिस पर, वाई एक्सिस पर। तो अगर आप देखें कि अपॉर्चुनिटी यहाँ बर्थ हुआ आपका, बर्थ होने के बाद में जैसे जैसे एज बढ़ी तो आपके सामने अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं, बढ़ती जा रही है, और एक एज आएगी जहाँ पर जाकर अपॉर्चुनिटी मैक्सिमम होंगी, है ना। कैन यू गैस द एज ऑफ दैट, कि कहाँ जाकर लगभग अभी आप कहाँ पर होंगे, यहाँ पर है, यहाँ पर है, बताइए। अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की एवरेज लाइफ जो है हम 70 ईयर्स मानते हैं, तो वो जनरली ये जो मैक्सिमम आ रहा है दैट इज अराउंड 30, यानी 30 या 25 के बीच में कहीं होगा, है ना। वो सबके अलग हो सकता है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आप जो है लगभग यहाँ पर मान लीजिए, है ना। तो बच्चे कहते हैं कि भाई जो है हमारे सामने कौन सी अपॉर्चुनिटी है, हमें तो दिखाई नहीं दे रही है, या हम क्या करेंगे। तो अभी आप जो जिस एज में, वहाँ अगर आप देखेंगे आगे की तरफ को, तो आगे आने वाले 2-4 साल में आपके पास में ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज है। अगर आप देख पाए तो कुछ कर सकते हैं, और कभी कभार ना देखने की वजह से जो है जिंदगी में काफी पीछे भी रह सकते हो, ठीक है। तो कौन सी अपॉर्चुनिटीज है आपकी ग्रेजुएशन के बाद में, ग्रेजुएशन अभी हो जाएगा आपका, थोड़े दिन बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेंगे तो आप जो है एमएससी के लिए जा सकते हैं, एमएससी पीजी कोर्सेज ऑप्ट कर सकते हैं। जनरली जो आपका यूजी में सब्जेक्ट है उन्हीं में किसी एक सब्जेक्ट में आकर के, अभी शायद मेजर और माइनर का भी चक्कर है, यानी तो जनरली ये ध्यान रखें कि जो भी फाइनल ईयर में आएंगे बच्चे वो मेजर कौन सा रखें। अगर उन्हें पीजी करनी है तो मेजर जनरली उसी को बनाए जिसमें उनको पीजी करनी है, अगर इंटरेस्टेड है पीजी करने में। पीजी नहीं करना चाह रहे तो एक उसके अलावा जो है इंटीग्रेटेड पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन भी होता है। इंटीग्रेटेड में एमएससी प्लस पीएचडी दोनों आ जाएंगे आप, ठीक है ना। और एक एग्जाम है आईआईटी जैम, यानी आईआईटी में जाने की सबकी हसरत होती है। कुछ बच्चे 12th के बाद में आईआईटी, देखिए कितना क्रेज है, जेई मेन और एडवांस का कितना क्रेज है, कितने 14-15 लाख स्टूडेंट्स हर बार अपेयर होते हैं। और कुछ लोग निराश हो जाते हैं जिनका नहीं होता है, वो सोचते हैं यार आईआईटी में हमारा एक सपना था, हम जाना चाहते थे आईआईटी में पढ़ना चाहते थे लेकिन नहीं पढ़ पाए, नहीं हुआ तो नहीं पढ़ पाए, अब क्या करें, हमारा तो सपना ही टूट गया। तो ऐसा नहीं है, ग्रेजुएशन के बाद में फिर आपको आईआईटी में एंटर होने का मौका मिल सकता है ना। और आप आईआईटी जैम के एग्जाम में अपेयर हो सकते हैं, जिस साल आप फाइनल ईयर कर रहे हैं तभी आप अपेयर हो सकते हैं। जनरली फरवरी में एग्जाम होता है, ठीक है ना। बस थोड़ा ध्यान रखना है कि फरवरी से पहले यानी कि अक्टूबर, जब आप फाइनल ईयर में होंगे तो अक्टूबर में आकर के आसपास के फॉर्म भरे जाते हैं। तो अगर आप इसमें जो है अपेयर होंगे तो यू कैन डू द एमएससी फ्रॉम डिफरेंट आईआईटीज एंड एनआईटीज। लगभग कितनी आईआईटी है इंडिया में? 23 आईआईटीज है और बहुत सारी एनआईटीज आपकी। तो अच्छी जगह से एमएससी करोगे तो अच्छी चांसेस बनते हैं कि आपका जो है फ्यूचर जो है वो ब्राइट हो सकता है, ठीक है। CUCET के थ्रू भी आप कर सकते हैं। CUCET का मतलब क्या है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी, अरे कॉमन एंट्रेंस टेस्ट। जेस्ट का एक एग्जामिनेशन होता है, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट। इंडिया के जो टॉप प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स है उसमें भी आप जो है अपेयर हो सकते हैं। 33 इंस्टीट्यूट्स है, वो कौन कौन से, आई विल डिस्कस दैट लेटर ऑन।
एटसेट्रा। उसके जिनको इस लाइन में इंटरेस्ट नहीं है वो दूसरा ऑप्ट कर सकते हैं। जिन्हें पीजी नहीं करनी चाहती वो सोचते हैं कि बहुत पढ़ लिए, उसके बाद में हम जो है हम तो एग्जामिनेशन जॉब की हमें ज़रूरत है, तो वो CGL SSC का एग्जामिनेशन होता है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर यानी और बहुत सारी ग्रुप बी और ग्रुप बी नहीं, जनरली ग्रुप सी की पोस्ट है, ग्रुप सी की पोस्ट है। पुलिस SI एग्जाम में जा सकती के लिए प्रिपेयर कर सकते, ग्रेजुएशन ही उसकी क्वालिफिकेशन है। और स्टेट सिविल सर्विस एग्जामिनेशन ग्रुप बी एंड ग्रुप सी पोस्ट लाइक यानी ये UPPSC के नाम से होता है यानी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन इसे कराता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। हर स्टेट का अपना एक पब्लिक सर्विस कमीशन है, जिसमें ग्रुप बी और सी की पोस्ट को हर साल अपर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम्स होते हैं और लोअर सबऑर्डिनेट सर्विस एग्जाम्स होते हैं, उसमें अपियर हो सकते हो। इसके अलावा जिन्हें थोड़ा सा और ऊपर निकलना वो टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन ऑफ इंडिया UPSC सिविल सर्विस एग्जाम, जिसमें ग्रुप ए और ग्रुप बी की पोस्ट है, जिसमें इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, इंडियन फॉरेन सर्विस, इंडियन पुलिस सर्विस, IRS एटसेट्रा। इसके लिए भी सोच सकते हो आप लोग। CDS का एग्जाम है, जो जिन्हें देश की सेवा के बारे में सोचना, अपनी सबकी अलग अलग चॉइसेस हैं। कॉम्बाइंड डिफेंस एग्जाम में जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होता है CDS का एग्जाम, साल में 2 बार है नहीं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ऐसा नहीं है कि आपको 6 महीने एक बार एग्जाम बेकार हो गया तो आपको 6 महीने के बाद में फिर एक और मौका मिलना, साल भर तक वेट करने की आपको जरूरत नहीं। जो साल में 2 बार होने उनमें आपको ज़्यादा बेनिफिट है नहीं। और बाकी यूजी का रखिए तो साइंटिफिक असिस्टेंट बी की पोस्ट निकलती हैं, जितने भी इंडिया में डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं या मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में इसके लिए भी अप्लाई कर सकते हो। इसका जो ग्रेड पे है वो 4600 के करीब है नहीं, तो इनके लिए जा सकते हो। और अगर आपने पीजी करी है तो पीजी के बाद में और अपॉर्चुनिटी आपकी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। ऐसे ही ठीक है। पीजी के बाद में कहाँ क्या कर सकते हैं आप, अपियर इन एग्जाम्स लाइक NET, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, यानी ये 2 स्ट्रीम में होता है। एक साइंस स्ट्रीम का है जो CSI और UGC कंडक्ट कराती है साल में 2 बार। इसका सबसे बड़ा बेनिफिट है ये साल में 2 बार। और जो बच्चे MSc कर रहे हैं वो इस एग्जाम में MSc करते हुए अपियर हो सकते हैं। और एक साल में कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं, 4 बार। देखने के ऊपर है यानी ऑब्जर्व करिए, जस्ट लाइक न्यूटन की तरह ऑब्जर्व करिए। जैसे न्यूटन पेड़ पे से, अगर आपके सामने क्वेश्चन पूछे पेड़ पे से सेब को गिरते हुए किसने देखा, तो आंसर आता है न्यूटन ने देखा है। आप लोग ने और किसी ने नहीं देखा था क्या? ऐसे ही ये दिखाई नहीं दे रहा कि एक साल में 4 बार कैसे दे सकते हैं। एक साल आपका जो फ्री का मिल रहा है आपको, जब आप MSc फाइनल ईयर में आएंगे तो MSc करते करते कितने अटेम्प्ट आप दे सकते हैं, 2, जो दिखाई नहीं दे रहे हैं आपको। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, पहले MSc करेंगे फिर तैयारी करेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो थोड़े समझदार है नहीं। और थोड़ा बस ये ध्यान आपको रखना है कि आपको अगर NET के बारे में सोचना है या किसी भी एग्जाम के बारे में सोचना है, तो जब आप जैसे कोर्स में एडमिशन लेते हो तो आपको वहीं पर सोचना पड़ेगा कि ये क्यों कर, पीजी क्यों कर रहे हो आप लोग, पीजी क्यों कर रहे हो। और अगर आप NET के लिए कर रहे हो तो आपको NET के लिए तैयारी शुरू करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। और जब आपने पीजी के साथ में एडमिशन लिया और तैयारी भी शुरू कर दी, उधर भी तैयारी शुरू कर दी, तो मोस्ट प्रोबेबली स्टूडेंट की प्रोबेबिलिटी सिलेक्शन की वहीं पर है जब वो फाइनल ईयर में होती है। क्योंकि इसमें जो सिलेबस है वो MSc का ही है और वहाँ पर साथ साथ तैयारी कर रहे हैं, पीजी की भी पढ़ाई चल रही है उधर से, तो यू विल हैव ए मैक्सिमम फॉर दैट, है नहीं। और जहाँ मैक्सिमम होगा आपकी एजुकेशन का, वहीं चांसेस हैं कि आपकी सिलेक्शन की प्रोबेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो NET के लिए जा सकते हैं। NET के साथ में एक गेट का एग्जाम होता है, बच्चों को पता नहीं था गेट की फुल फॉर्म में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तो स्टूडेंट सोचते हैं यार हमने तो MSc करें, हम तो साइंस की स्टूडेंट है, हमने इंजीनियरिंग नहीं करें कि तो हम गेट कैसे दे सकते हैं। तो MSc यानी कि साइंस स्ट्रीम के, मैथमेटिक्स के हो चाहे बच्चे आपके जो है फिजिक्स के हो, केमिस्ट्री के हो, वो सब गेट के एग्जाम में अपियर हो सकते हैं। IIT कराती है, लेकिन साल में 1 बार होता है। नेट के साल में कितनी बार होता है, 2 बार होता है। गेट के थ्रू क्या करेंगे या नेट के थ्रू क्या करेंगे, नेट यानी उसकी भी मैं बात करूंगा। और जेस्ट के लिए भी जा सकते हैं। अभी आपने जेस्ट तो पीछे भी लिखा था, आपने जेस्ट यहाँ फिर दे दिया, वो जेस्ट इंटीग्रेटेड वाला था, एक सेम एग्जामिनेशन ही है नहीं। जो यूजी के बाद में दे रहे हैं उनकी मेरिट अलग बनेगी, जो पीजी के बाद में दे रहे हैं उनकी मेरिट अलग बनेगी। और यहाँ डायरेक्ट PIT के लिए जाओगे आप, है नहीं। कैन परस्यू PIT, इससे आप PIT परस्यू कर सकते हैं अगर आपको PIT करनी है। एंड MTech कर सकते हो,
एमटेक कहाँ से, आईआईटी से कर सकते हो, एनआईटी से कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटाइल स्कोर और इन गेट एग्जामिनेशन, है ना। जैसे जेई मेन में जो है अगर आप लोग जानते होंगे तो वहाँ परसेंटाइल आती है 98 परसेंटाइल, 98.99 परसेंटाइल, 99 परसेंटाइल, इस तरीके से। तो ऐसे ही जो है गेट में और नेट में भी परसेंटाइल ही देते हैं आजकल, है ना। तो ये है एमटेक फ्रॉम प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स लाइक आईआईटी से एमटेक कर सकते हो। आईआईएससी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, है ना। टिफर, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च। सीएसआईआर, है ना, लैब, सीएसआईआर लैब, सीएसआईआर का नाम सुना आप लोगों ने, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। जो नेट का एग्जामिनेशन है साइंस स्ट्रीम में, वो सीएसआईआर यूजीसी कंबाइन कराती है। जनरली उस एग्जाम को सीएसआईआर के एग्जाम के नाम से जानते हैं, है ना। बच्चे जब नेट का फॉर्म भरने जाते हैं तो पता लगी फिजिक्स का बच्चा है, नेट का कहीं से पता लगी कि नेट का फॉर्म निकला हुआ है नहीं, हम अप्लाई करेंगे, तो अप्लाई करने जाता है, उसका अप्लाई नहीं होता। कारण क्या है कि नेट भी दो हैं, एक यूजीसी नेट है जो आर्ट्स स्कीम के लिए है, एक सीएसआईआर नेट है। तो ये थोड़ा आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि साइंस के बच्चे सिर्फ सीएसआईआर नेट में अप्लाई हो सकते हैं और आर्ट्स वाले किसमें, है ना। कई सारे बच्चे जो आर्ट्स के हैं वो सीएसआईआर के नेट का फॉर्म भरने जा रहे हैं, और जो साइंस स्ट्रीम के हैं वो आर्ट्स के नेट का फॉर्म हुआ अप्लाई नहीं होगा, तो उनका अप्लाई नहीं होता है ना। तो बी केयरफुल। साइंस में सिर्फ 5 आपकी जो है सब्जेक्ट्स हैं जिनमें आप जो है नेट का एग्जाम दे सकते हैं। एक लाइफ साइंसेज के नाम से है, अर्थ साइंसेज, एटमॉस्फेरिक साइंसेज, ये एक है, फिजिकल साइंसेज, केमिकल साइंसेज और मैथमेटिकल साइंसेज, है ना। तो ये जो है आपका नेट एग्जाम प्रोवाइड एलिजिबिलिटी फॉर बीइंग असिस्टेंट प्रोफेसर। नेट में एक फायदा और 3 फायदे हैं आपके नेट में 3 कैटेगरी है ना। नेट में 3 कैटेगरी कौन सी है? जो टॉप कैटेगरी है, कैटेगरी ए, दैट इज फॉर जीआरएफ, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। उसमें आप सिंपल 3 घंटे का जो पेपर है आपका, 3 आवर पेपर आपको एलिजिबल बना सकता है कि आप जो है फेलोशिप के लिए भी एलिजिबल हो जाए। अगर आप पीएचडी वगैरह करते हैं तो आपको अप्रॉक्सीमेट 45,000 के आसपास फेलोशिप मिलनी शुरू हो जाती है, यानी एक पेपर आपने दिया 3 घंटे का, उसमें आपको 45,000 रुपये की फेलोशिप और साथ में पीएचडी भी आप परस्यू कर सकते हैं। कहाँ से पीएचडी कर सकते हैं? कहीं से भी पीएचडी कर सकते हैं, नेट सब जगह वैलिड है, ठीक है ना। आपको कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन देने की जरूरत नहीं है, नेट अगर आपने क्वालिफाई कर रखा है, पर्टिकुलर जीआरएफ, है। दूसरा यह है कि इसमें जो है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। किसी भी कॉलेज में अगर आपके पास में नेट है तो आप असिस्टेंट प्रोफेसरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, है नी। और दूसरा जो है वो सिर्फ नेट जो है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, बी कैटेगरी वाला जो, और सी कैटेगरी वाला जो है वो पीएचडी के लिए, सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए। जो ऊपर वाला है वो तीनों आ जाएंगे उसमें, असिस्टेंट प्रोफेसर, फेलोशिप, पीएचडी, समझ रहे हो। दूसरे वाले में सिर्फ आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर पीएचडी आ जाएगी, फेलोशिप नहीं है, सही है। और हालांकि दे देते हैं कहीं से प्रोजेक्ट वगैरह है तो उसमें से फेलो मिल जाती है, और तीसरा वाला सिर्फ ओनली पीएचडी के लिए होता है, ठीक है। गेट इज कंडक्टेड बाई आईआईटी। कोई भी एक आईआईटी होगी जो गेट का एग्जाम कंडक्ट कराए, जैसे उसका जेईई एडवांस का एग्जाम कंडक्ट कराते हैं, तो आईआईटी में या एनआईटी में आपको एडमिशन लेना है, या पीएचडी के लिए, है ना, या फिर जो है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वगैरह में पीएचडी करनी है आपको, या स्टेट यूनिवर्सिटीज में पीएचडी करनी है, तो आपका गेट का अगर स्कोर है तो वहाँ पर वो चल जाता है। जेस्ट बाय एनी आउट ऑफ 23 जेस्ट इंस्टीट्यूट। जेस्ट जो है कौन कंडक्ट कराएगा? आपका जेस्ट का एक इंस्टीट्यूट होगा जो 20 ये थोड़ा गलत है, 33 जेस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं। जैसे आईआईटी कितनी है आपकी? 23, है ना। तो ऐसे 33 इंस्टीट्यूट्स हैं जेस्ट के, ठीक है। पीजीटी के लिए जा सकते हो। पीजीटी का मतलब समझते हो? पीजी अगर आपने कर रखी है तो पीजीटी के लिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स के लिए जा सकते हैं, है ना। आपने पीजी एमएससी कर ले, आप डिफरेंट जो है इंटर कॉलेज में जो इंटरमीडिएट के टीचर्स होते हैं, लेक्चर जिन्हें प्रवक्ता बोलते हैं, लेक्चरर बोलते हैं, है ना, तो उसके लिए आप डायरेक्ट एग्जाम दे सकते हैं। कुछ जगह बीएड भी मांगते हैं, लेकिन यूपी में अभी फिलहाल, है ना, बीएड नहीं है, तो यू कैन एमएससी अगर आपके पास में है, डिग्री आपके पास में, मास्टर डिग्री आपके पास में, है ना, तो आप जो है जा सकते हैं। ये टॉपिक चल रहा है आपका कैरियर आफ्टर पीजी, अभी खत्म नहीं हुआ। अप्लाई फॉर साइंटिस्ट बी पोस्ट इन डिफरेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट लाइक डीआरडीओ, सीएसआईआर लैब्स, बहुत सारी लैब्स हैं सीएसआईआर की, जैसे एनपीएल का नाम सुना होगा, नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी, या केमिकल रिसर्च लेबोरेटरी, केमिस्ट्री की, है ना, बहुत सारे इंस्टीट्यूट है।
लैब्स हैं, यूजीसी रिसर्च इंस्टीट्यूट है आपके, यूजीसी ने अपने बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं, एंड अदर सेंट्रल इंस्टीट्यूट्स, स्टेट इंस्टीट्यूट्स, उसमें भी आप जा सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। साइंटिफिक ऑफिसर सी की पोस्ट निकालता है बीआरसी, हर साल निकालता है। बीआरसी का नाम सुना है? भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, पर्टिकुलरली फिजिक्स वालों के लिए, है ना, और इंजीनियरिंग ब्रांच में, है ना, ये आप अप्लाई कर सकते हैं। साइंटिस्ट की पोस्ट निकलती रहती है पीएसयू, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स है इंडिया में, जो जस्ट लाइक ओएनजीसी, एनटीपीसी एटसेट्रा, तो वहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। और एक पेटेंट ऑफिसर की पोस्ट होती है जो एनपीसी, नेशनल पेटेंट काउंसिल, है ना, पेटेंट ऑफिसर समझते हैं, जैसे आपने कोई रिसर्च करी उसको आप पेटेंट कराते हैं, है ना, तो उसमें जो है जो पेटेंट करने वाला एग्जामिनर होता है, वो भी आप एमएससी के बाद में अप्लाई कर सकते हैं उसके लिए, ठीक है। रिटन एग्जामिनेशन होगा, इंटरव्यू होगा, उसके बाद में आपको एक पोस्ट मिल जाएगी जिसका नाम है पेटेंट एग्जामिनर, ठीक है। डीआरपी डिप्लोमा इन रेडियो फिजिक्स, दैट इज ए पोस्ट पीजी डिप्लोमा कोर्स, यानी 1 ईयर का कोर्स है आपका, डिप्लोमा इन रेडियो फिजिक्स, बीआरसी कराता है, लगभग 30 के आसपास पोस्ट है इसमें, है नी। और उसमें आपको जो है उसके बाद में आपको जो डिफरेंट कैंसर हॉस्पिटल्स हैं उसमें मेडिकल फिजिसिस्ट या रेडियो सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट आपको मिल जाती है। फेलोशिप भी मिल रही है इसमें, कोई खर्चा नहीं है जनरली, तो यू कैन ट्राई फॉर दैट। बात आती है कि ठीक है इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज है, लेकिन इनका सिलेबस क्या है? तो सिलेबस वही है जो CSIR JRF नेट का है, बात समझ आ रही है? सिलेबस वही है जो CSIR JRF नेट का है। और CSIR JRF नेट का सिलेबस क्या है? वही सिलेबस जो आपका जनरली MSc में होता है, जनरली MSc में थोड़ा बहुत हल्का फुल्का चेंज होगा, 80% वही है आपका। जो 80% तक 20% की कमी हो जाएगी। तो मैं आपको बताऊं, जो अगर आप नेट का रिजल्ट उठा करके देखेंगे तो कट ऑफ जो है दैट इज अराउंड जनरल कैटेगरी 40 to 50%, OBC अराउंड 40%, ठीक है ना, और SC कैटेगरी अराउंड 25 to 30%, इतने पर आपका जो है JRF क्वालिफाई हो जाता है। JRF मतलब दैट इज द टॉप रैंक ऑफ नेट JRF, नेट एग्जामिनेशन है। नेट में 3 कैटेगरी जो मैं आपको बता रहा था, उसमें से जो टॉप वाली होती है उसका नाम है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, उसमें असिस्टेंट प्रोफेसर भी आ जाता है, PhD, तीनों है उसमें। ये उसका सिलेबस है। आप प्रोफेसर यजवेंद्र सिंह जी से इसकी PDF अगर जिनको जरूरत है, जो बच्चे इंटरेस्टेड हो ले सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्या है, क्या रिक्वायरमेंट है? MSc में 55% होना जरूरी है। बच्चे MSc को लाइटली ले जाते हैं, ये ध्यान रखिए। अगर आपको ये PG वाले एग्जाम्स को के लिए ट्राई करना है तो MSc को लाइट मत लीजिए प्लीज। सब वहीं से आप कहेंगे मैं तो PGT करना चाहता हूँ, इंटरमीडिएट का टीचर बनना चाहता हूँ, तो उसमें MSc का जरूरत पड़ेगी, उसमें 12th क्लास को पढ़ाना है मेरे को। पेपर का जो लेवल होगा वो MSc वाला ही होगा। MSc का सिलेबस अगर आपने सही से किया है तो ये PG वाले जो एग्जाम्स है जनरली वो सब क्रैक हो जाते हैं। बस थोड़ा सोचना आपको राइट टाइम पर है, टाइम को समझना है, टाइम कौन सा चल रहा है। पर टाइम मैंने आपको बता दिया कि टाइम जो है आपकी एज जो है वो वहाँ चल रही है जहाँ आपके सामने अपॉर्चुनिटी का अंबार खड़ा होने वाला है थोड़े साल के लिए। ऐसा नहीं कि वो जिंदगी भर के लिए खड़ा हो जाएगा, नो। 25 से 30 साल तक, 30 साल तक मान लीजिए आप। बात समझ आ रही है? 30 ईयर तक अगर आप देख गए उस अपॉर्चुनिटीज को, देख गए तो कुछ भी कर सकते हो, और नहीं देख पाए है नहीं, तो कैसे देखना वो आपको मैं बता चुका हूँ। न्यूटन की तरह बनिए, देखना ही नहीं है, उसको एनालिसिस भी करना है। एग्जाम में सिंगल पेपर, ज्यादातर एग्जाम जो सिंगल पेपर 3 घंटे का पेपर, ज्यादातर एग्जाम जो पोस्ट पीजी एग्जाम से आपके, उनमें सिंगल पेपर 3 घंटे में आप जो है अपनी किस्मत लिख सकते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा कोई बात। 200 नंबर का 200 मार्क्स का पेपर है। गेट के लिए क्या एलिजिबिलिटी है? आपको किसी को डाउट है एलिजिबिलिटी या जो है किसी कोई क्वेरी अपनी तरफ से मन में कोई क्वेश्चन आ रहा है पूछ सकते हैं। बच्चों कुछ पूछना चाह रहे हो तो पूछ लीजिए, जो बताया है। मैं बताता चला हूँ, बच्चों के मन में अगर कोई क्वेश्चन आ रहा है नहीं, तो है किसी के मन में कोई क्वेश्चन, कोई डाउट? होशियार बच्चे हैं सबके लिए। गेट के लिए एलिजिबिलिटी क्या है?
है ना। ये सब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर गेट का कैसा होगा, सबका क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव टाइप है। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर देख करके खुशी मिलती है, जब क्वेश्चन पेपर जैसा हुआ होगा, लेकिन पेपर देने के बाद में सब खुश होते हैं। क्यों? सबका बढ़िया जाता है। तो बाकी रिजल्ट के टाइम पे जो आएगा सो आएगा, लेकिन फिलहाल पेपर देने के बाद में सब खुश होते हैं। क्यों? तो इन एग्जाम्स में सबसे बड़ा फायदा यही है कि एक तो साल में नेट का तो 2 बार है, दूसरे ये कि ऑब्जेक्टिव टाइप, तीसरा ये मेरिट बहुत हाई नहीं है। जो हम सोचते हैं नेट में बहुत मेरिट हाई होती होगी, अगर आप जो है पेपर 280 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से आप लीजिए 280 मार्क्स का पेपर है, जिसमें से अगर आप 85 मार्क्स ले आते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं। 280 में से 85 जनरल कैटेगरी। बात समझ में आ रही है? इंस्टीट्यूट है एरीज, नाम सुना है एरीज का? ये लिखा हुआ है आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशनल साइंसेज, नैनीताल में। इंडिया की सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। HBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई, बार्क का नाम सुना है, उसी में है। HRI हरीश चंद्र रिसर्च इंस्टीट्यूट, मैं बता रहा था कितने जस्ट इंस्टीट्यूट्स हैं, 33 जो इंडिया के, अगर आप चले जाओगे देखोगे तो पता लगेगा कि इंडिया में ऐसी ऐसी चीजें। IIT 23 है। ये प्रोफेसर दीक्षित जी बैठे हुए हैं, ही इज गोइंग टू कंप्लीट द PhD फ्रॉम SINP, वो जस्ट HBNI HBNI होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई। IGCR इंदिरा गांधी सेंटर ऑफ फूड एटॉमिक रिसर्च कलपक्कम, जस्ट ऐसा लिख दिया, जस्ट या IIT लिख दिया तो जस्ट का मतलब इतना सा नहीं है। 33 टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट, कितनी सीट्स होंगी वहाँ पर, कैन थिंक अबाउट इट। IIT मतलब सिर्फ एक IIT नहीं, IIT दिल्ली नहीं है, 23 IIT, उनके अलावा NIT, उनके अलावा CFTI सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में। और जस्ट जो शुरू हुआ है वो 99, आई वॉज द फर्स्ट बैच कैंडिडेट टू क्वालिफाई द जस्ट एग्जामिनेशन इन 99। डॉक्टर यशवंदर जी आल्सो माई क्लास फेलो, यानी तो साथ साथ देते थे एग्जाम। और ये आपका जो है IIA इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स, ये सब है। बट टाइम ज़्यादा नहीं हुआ क्योंकि प्रोफेसर त्यागी जी को भी जो है अपना कुछ आपको जो है बताना है, बच्चे भी बने। अच्छा ये सब जो है PPT जो है आपके जो फैकल्टी हैं उनके पास में अवेलेबल रहेगी, आपको जिनको जरूरत है वो आप यहाँ से सब कुछ देख सकते हैं। सब ये सिलेबस वगैरह सब है आपका, कौन कौन सी बुक कहाँ से क्या क्या पढ़ना आपको, है ना, इस तरह दे रखा है इसमें। और भाई लास्ट में बस मैं खत्म करने के कगार पे हूँ, है ना, विद द क्वोट ऑफ आवर beloved Vivekananda ji, arise awake and stop not. Finally, thank you to all.